वक्त पीडियाट्रिशियन आहिन डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसे हैं डॉक्टर कैसे साहब? हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस बिल्कुल नाइस ठीक ठाक। प्रोग्राम। आपके पास तो आजकल बहुत सारे जो है पेशेंट आते होंगे बरसात के बाद, जैसे स्पेशली डेंगू और मलेरिया के पेशेंट्स। डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पेशेंट आते हैं। जब बारिश होती है तो कहते हैं ना कि पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो हमारे पास बारिश जब होती है तो पेशेंट बहुत ज़्यादा आता है। है ना? हाँ। तो ज़्यादातर जो सीज़न में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो तो डायरिया होता है। सही। क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारे स्पेशली कराची या ऑल ओवर सिंध की बात करें तो वहाँ पे सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो पानी जो है की मिलावट हो जाती है गटर के साथ, सही। और वो आपके घरों तक पहुँच जाता है। कई दफ़ा पानी भर जाता है तो आपके जो टैंक्स होती हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स हैं, उसमें जमा हो जाता है। अगर आप इसी तरह पंजाब की तरफ जाएं तो आपने अगर देखा होगा तो वहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक्स नहीं होती हैं, वहाँ पे डायरेक्ट ओवर ग्रेड पे पानी आता है। तो एक तो ये अंडरग्राउंड टैंक्स का निज़ाम जो है उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ ज़्यादा और फिर सालों तक उनको साफ़ भी नहीं किया जाता। ऑफ कोर्स यार, आपको पता है कि साफ़ कराना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए लोग ढूंढना, फिर पॉवर्टी लेवल हमारा कैसा है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी बड़ी टैंक्स साफ़ करा ले, और टेक्स टाइम। प्लस साथ में पानी की मकदार होती नहीं है कि पानी को निकाल दिया, उस टैंक को साफ़ करके निकाल दिया जाए और फिर जो है नया पानी डाला जाए। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे शहर में सबसे ज़्यादा हैं। सेकेंडली, जब डायरिया के साथ आ रहा होता है तो अनकंट्रोल्ड डायरिया ज़्यादा होता है। जब वायरल, जब ये बारिश के सीज़न में एक तो डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है ये बैक्टीरियल है या वायरल है। मोस्टली कभी कभी ये वायरल ज़्यादा होता है जिसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स देने पड़ते हैं और कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है। तो आप जब फ्लूइड्स पे जा रहे होते हैं तो पेशेंट वैसे ही इरिटेट होता है कि बच्चों को आईवी पास करना, आईवी कैनुलास लगाना, के बाद बच्चों को इमरजेंसी में रखना, इमरजेंसी में नहीं हो तो एडमिट करना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अगर आप बाहर के मुल्कों में चले जाएँ, वेस्टर्न में चले जाएँ, तो आप देखें तो ये सिचुएशन कभी बारिशों के बाद नहीं होती है। अब छोटी छोटी दूसरी बीमारियां साथ साथ ऐड कर रही होती हैं। हाई ग्रेड फीवर के साथ आ गया, अब सस्पेक्टेड हाई ग्रेड फीवर 2 डेज़ 3 डेज़ के साथ आ गया। अगर मेरे पास 6 दिन 7 दिन से भी पेशेंट आया हुआ है और वो जनरल फिजिशियंस को दिखा रहे थे, तो मोस्टली कभी कभी जनरल फिजिशियन इसको डायग्नोस प्रॉपर नहीं करते हैं और उसके बाद जो है वो टेस्ट नहीं करवाते। हमारे पास जब बच्चा आ रहा होता है तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है उसको डायग्नोसिस करने के लिए कि उसको ट्रीटमेंट क्या दें, उसकी तफ्तीश क्या करें। तो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। सेकेंडली, जो हाई ग्रेड फीवर होता है उसकी डिफरेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डायरिया के साथ तो आ ही रहा है, साथ में जो है हमें देखना है कि इसके साथ इसको मलेरिया तो नहीं हो गया, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गंद वाला पानी होता है तो वहाँ पे मच्छर डेवलप करते हैं। सही। फिर जो घर के अंदर जो पानी होता है, साफ़ पानी जो होता है, वो जो होता है उसमें जो है ज़्यादातर डेंगू का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। उसी पानी में अगर डेंगू का मच्छर इस तरह का डेवलप किया हो कि उसमें पानी की मिलावट भी हो, जिसमें टाइफाइड का असरात भी हो और डेंगू भी उसमें हो, तो कई दफ़ा हमने आजकल के सीज़न में देखा है कि डेंगू और टाइफाइड साथ साथ चल रहा होता है। डेंगू मलेरिया, डेंगू टाइफाइड, मलेरिया डेंगू टाइफाइड, इस तरह के केसेस बहुत सारे देखें। ऐसे में बच्चे को तिब्बी इमदाद देने के लिए, उसका पहला इलाज करने के लिए कैसे शुरुआत की जाती है? देखिए डिपेंड करता है शहर में या आप गांव में हैं, या शहर के बहुत सारे ऐसे इलाके में हैं जहाँ पर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। तो हमारा पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोटोकॉल होता है जिसको कहते हैं IMNCI, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल ऑफ चाइल्ड हेल्थनेस। उसकी मैनेजमेंट हर एक को सिखाई जाती है, आया कि वो स्टाफ भी हो, आया वो GPs हो, चाहे वो छोटे डॉक्टर्स हो, चाहे वो गांव में बैठे हैं, उनको एक ट्रीटमेंट सिखाई जाती है कि एक पेशेंट हाई ग्रेड फीवर के साथ आया है या लूज मोशन के साथ आया है तो ABC का प्रोटोकॉल है कि आपको पहले ORS पिलाना है, ORS नहीं पी रहा, वॉमिटिंग कर रहा है तो NG पास करके नाक के ज़रिए आपको ORS देना, जब तक आप IV नहीं लगा सकते। कई इलाकों में आप वेनस जो है IVs पास नहीं कर सकते, वहाँ पे इतना टेक्निकल स्टाफ नहीं होता। अभी तक यानी 2021 तक हमारे गांव देहातों में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक फैक्टर है कि अभी तक वहाँ पे सिचुएशंस, मेडिकली सिचुएशंस बहुत पुअर है।
और ज़्यादातर लोग सेल्फ मेडिकेशन पे भी पहले तो कोशिश करते हैं कि घर में ही इलाज हो जाए। बिल्कुल वो करते हैं, लेकिन घर का इलाज तुक्का कभी 5% ही लगता है, 95% तो उनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है क्योंकि वो सीवियरिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पुराने पेपर्स कंसल्टेंट के जमा करके रखते हैं। अब उस वक्त कुछ सिचुएशन होती है, उनको तो नहीं पता होता, वो बस उन दवाओं के हिसाब से चला रहे होते हैं। तो पता चलता है कि उसकी जगह पे ये दवाई फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी दे इवन दो कि कभी चेस्ट कंजेशन में दमे की दवा दे रही होती माएँ। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें हमें एक लोड उठाना पड़ता है। पता चलता है कि आपने ब्रोंकोडायलेटर दे दिया, उससे हार्ट रेट तेज़ हो गया, उससे बच्चा और एक परेशानी का शिकार हो गया। तो ऐसी इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है। अच्छा, डायरिया में अगर सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम नहीं होती, जैसे आपने कहा कि तिबी इमदाद के तौर पे पहले तो उसको ORS दे दिया जाता है, एक है बिल्कुल इन्फेंट बेबी हो गया, उससे थोड़े जो बड़े हैं, क्या खुराक देनी चाहिए जब बच्चा मुसलसल डायरिया में मुब्तला हो? अच्छा, ORS के साथ पहले तो अगर 2 साल से छोटा बच्चा है कि माँ का दूध ही बेहतरीन है, अवलीन है, वही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन दे रहा होता है। अगर बच्चा 6 माह से ऊपर है, 1 साल से ऊपर है, तो हमारे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से जो डाइट है वो खिचड़ी, दही, केला है। दूसरी, कई दफ़ा एक शिकायत मिलती है कि हमारा बच्चा जो है केला नहीं खाता या हमारा बच्चा दही नहीं खाता, ये बहुत बड़ी मसला है। तो ऑल्टरनेटिव डाइट एक बनाई गई जिसको कहते हैं ब्रेड डाइट। अच्छा। BRAT ब्रेड डाइट, उसको कहते हैं बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट। उसमें योगर्ट वाली या खिचड़ी वाली चीज़ नहीं है। बनानाज ऑफ कोर्स है क्योंकि बनानाज में पोटाशियम होता है, तो वॉमिटिंग में पोटाशियम बहुत काम कर रहा होता है कि जितनी वॉमिटिंग करेगा बच्चा इतना पोटाशियम लूज़ करेगा। इससे ज़्यादा बच्चा जो है पैरालाइटिक अटैक में जाता है, सुस्त पड़ता है, गिर जाता है, साइनोसिस होती है, इस तरह की सिचुएशन बनती है। आपने बताया बनाना, राइस और एप्पल सॉस और टोस्ट ब्रेड डाइट, BRAT ब्रेड डाइट। हाँ, ये अब नई डाइट है जिसको हम ऐड ऑन कर देते हैं कि यार अगर KYB डाइट पे नहीं जा रहा तो ब्रेड डाइट पे चले जाओ। और कितने टाइम के बाद एंटीबायोटिक्स स्टार्ट कर देनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड। एंटीबायोटिक्स कितने दिन बाद नहीं, लोग तो खुद ब खुद ही खरीद लेते हैं, पहले दिन ही यही बुखार हुआ खुद ब खुद खरीद लिया। हाँ। प्रोटोकॉल ये होना चाहिए जो दुनिया का प्रोटोकॉल है, जो हम सीखते हैं, हमारी किताबें सिखाती हैं, क्योंकि हमारे मैंने भी सुना इंटरनेशनल है कि 3 दिन के बाद जब 3 दिन के बाद प्लस यू शुड हैव अ ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट या यूरिन टेस्ट, जिससे आपको तशखीस हो कि बच्चे के अंदर है क्या। फ़र्ज़ करें कि लास्ट फ्यू इयर्स बैक या दोबारा जो है टाइफॉइड, XDR टाइफॉइड का नाम ऑफकोर्स हर आदमी सुनता है कि टाइफॉइड बहुत ही ख़तरनाक मर्ज होता है, इंसान को मार देता है। तो टाइफॉइड, XDR टाइफॉइड नया टाइफॉइड है जो आम टाइफॉइड से डिफरेंट है। अच्छा। उसमें आपकी जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ड्रग्स थी वो रेजिस्ट हो गई, जो थर्ड लाइन ऑफ ड्रग हैं वो अब सेंसिटिव है, और उसके बारे में बताता हूँ वो भी सेंसिटिविटी कब ख़त्म हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग की ट्रीटमेंट ऑफ जो लाइन था वो क्यों ख़त्म हुई, क्यों सेंसिटिविटी ख़त्म हो गया, रेजिस्टेंट हो गए? क्योंकि एक पुराने वक्तों में 15 साल में ये जो डिकेड्स गुजरे हैं उसमें हमारे जो लोगों ने, या तो सिफिक्सिम एक ड्रग आती थी, या पहले एक ज़माने में इथ्रोमाइसिन आती थी, या एक ज़माने पहले सेप्ट्रान आती थी। इन ड्रग्स की इन्होंने रेजिस्टेंट करते 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 अब वो 4th जनरेशन तक पहुंचा दी। 4th के बाद हमारे पास कोई 5th जनरेशन नहीं है ड्रग्स, तो 4th जनरेशन इज़ द लास्ट ड्रग। अब क्या होता है कि आपने एक बच्चे को, या माँ जो है, जो माँ है जिसे पैदा किया, वही सिफिक्सिम से रेजिस्टेंट है। बच्चे अभी बचपन से पैदा हुआ, 6 महीना हुआ, इसको सिफिक्सिम लिख के डॉक्टर्स ने या ख़ुद से, अब पेशेंट्स को पता चल जाता तो उठा लेते हैं जाके, यार ये दवाई दे दो। अब वो पिलाना शुरू कर देते हैं, हर 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद खुद ब खुद ही शुरू कर देते हैं। और फिर दूसरा निज़ाम वैक्सीन्स, कई दफ़ा बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब वैक्सीन पर हम आते हैं, कॉलर है हमारे पास, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मैं कोयटा सईद अहमद बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मेरी उम्र 25 साल है सर। पिछले 2021 मार्च में मेरा ऑपरेशन हुआ था हर्निया का सर। अच्छा, आज हमारे पास वैसे पीडियाट्रिशियन है, लेकिन अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। जी सर, अभी मेरा पेट में इन्फेक्शन हुआ है सर, तकरीबन अभी। जी हाँ। किस में इन्फेक्शन हुआ है आपके? अभी सर ये पेट में मेरा इन्फेक्शन हुआ है, मेरा पेट में जख्म थोड़ा इन्फेक्शन। खराब भी हुआ है, और मेरे 4 छोटे बच्चे हैं सर। फिर कोई मीडिया वाला, कोई हजरत मेरे साथ काम भी नहीं कर रहा, मैं गरीब आदमी हूँ।
अभी सरकारी अस्पताल में चक्कर लगा करते अभी मेरा जख्म खराब हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे पास लेकिन हैं बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब। हर्निया के बाद सवाल इनका बिल्कुल मुझे भी इन्फेक्शन हुआ समझ- पेट में और वो कह रहे हैं कि अब उनका वो सारा मामला बिगड़ गया है। हर्निया का ऑपरेट हुआ था और उसके बाद पेट में इनका इन्फेक्शन हो गया। कई दफ़ा डिपेंड करता है, 2-3 चीज़ें होती हैं सर्जरीज़ की। एज अ हॉस्पिटल ओनर मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पहले तो हर्निया हुआ से पहले आपको अंदर इन्फेक्शन था या नहीं था, आपकी बॉडी ने उस प्रोसीजर को एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। क्योंकि जो इंग्वाइनल हर्निया होता है उसमें मैश लगाया जाता है, जो सर्जिकल मैश होता है जो आपके हर्निया को कवर करता है। अब वो लगाते हुए वो एरिया डी इन्फेक्टेड किया गया कि नहीं किया गया, इंस्ट्रूमेंट्स डी इन्फेक्टेड थे कि नहीं थे, अंदर बॉडी ने वो मैश एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। कई दफ़ा एक्चुअली मैचिंग नहीं होती है जिसकी वजह से अंदर से इन्फेक्शन ग्रो कर जाता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप कान छिदवाते हैं, टॉप पहने, थोड़ी देर में पता चला या 1-2 दिन बाद पता चला कान बिल्कुल स्वेल हो गया, होता है ना। इसी तरह हम सर्कमसिजन करते हैं, पता चलता है कि रिंग जो है वो आउटसाइड मटेरियल था, जो प्लास्टिक बेल होती है, और वो इन्फेक्ट हो गई या उसने सूट नहीं किया। स्टेरलाइज नहीं होगा। स्टेलाइज तो होती हैं लेकिन आपकी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा इसी तरह जो मैश है वो अगर वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया अच्छा तो इन्फेक्टेड करा देगा, इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन होगा। बेसिकली इसको ये कहते हैं इन्फ्लेमेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वो मैश खुल जाता है। अच्छा। और वो इन्फ्लेमेशन की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और ऐसे इन्फेक्शंस के लिए फिर दोबारा रीओपन करके दोबारा जो करना जी पड़ता बिल्कुल है। रीओपन Medicine करना से पड़ता नहीं है। होता। नहीं, पहले आपको चेक करना है कि वो जो मैश है वो अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं है। सेकेंडली आपको हाई डोज एंटीबायोटिक्स फिर देनी पड़ती हैं क्योंकि वो आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि अगर वो मैश ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको फिर स्टिच मेथड पे जाना पड़ता है जो पुराने वक्तों में होता है। जो हर्निया का नया मेथड है वो मैश वाला है। अच्छा। तो फिर वो पुराना मेथड इस्तेमाल किया जाता है, स्टिच करके और उसको रिपेयर किया अच्छा, जाता है। बच्चों में भी काफी आजकल हर्निया हो रहा है। बिल्कुल इसका ये क्या सेम रीजन प्रोसीजर है? रीज़न IUGR ज़्यादा है। बहुत छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चों को भी बिल्कुल hernia होता हो रहा है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वो स्टार्ट होता है पेरीनेटल एज से। पेरीनेटल एज का मतलब होता है कि माँ के पेट के अंदर से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा वहाँ मैं एक प्रोग्राम पे, बहुत बड़े प्रोग्राम पे काम करता हूँ, वो है 1000 Days of Life। वो स्टार्ट होता है फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी से लेके और 2 years ऑफ प्रेगनेंसी, बच्चा, माँ, यूट्रस और प्रेगनेंसी को हम सेव कर रहे होते हैं विथ हाई न्यूट्रिशन। तो ये जब बच्चा पैदा होते हैं तो बहुत छोटे पैदा हुए होते हैं, इसमें अम्बिलिकल हर्निया ग्रो हुआ होता है या थायराइड के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जिसमें ये हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो होती है। अब वो भी बहुत दूर तक तशख़ीस नहीं कर सकते हैं लोग। कई दफ़ा हमारे पास आते हैं कितने अरसे बाद, 6-6 साल बाद, 5-5 साल बाद आते हैं, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ होती हैं, हेमोग्लोबिन की कमी होती है, और इसमें ही साथ में मस्कुलर की वजह से ये अम्बिलिकल हर्निया भी ग्रो हुआ होता है, इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है, कार्डियक इश्यूज़ बन जाते हैं। ये सारे इश्यूज़ बनते हैं पेरीनेटल में। अब जैसे कई दफ़ा स्पाइना बाइफिदा है या सर खुला रह जाता है, ये उसकी वजह फॉलिक एसिड है। अब फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़रूरी होता है पेरीनेटल एज में, माँ के प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर में। अब वो कई दफ़ा तो जो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रही होती है उनको नहीं पता होता, कई दफ़ा तो LHVs के पास जा रही होती है, उनके कोई तालीम नहीं तो होती। इसका जो सारा जो है वो मदर पे है कि मदर प्रेगनेंसी पे। ऑफ कोर्स माँ ही पाल रही होती है बच्चे को। अच्छा। अब फ़र्ज़ करें कि एक माँ ने अपनी डेवलपमेंटल इश्यूज़ को, न्यूट्रिशन इश्यूज़ को जो डेवलपमेंट कर रही है वही बेहतर नहीं रखा है, तो आप बताएं ना कि कैसे इसको आप बच्चे को ग्रो करेंगे। अच्छा। साथ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, घर के मसाइल होते हैं, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो इससे बहुत सारे तो इश्यूज़ मैं जो ये हैं। आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि मेरे बेटे को हो चुका है, वो 2.5 years का, तो उसके इट्स बिकॉज ऑफ IUGR कि बच्चा छोटा पैदा हुआ, आगे जाके इसकी डेवलपमेंट ऑफ मसल्स बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो इंटेस्टाइन जो है खुल काफ़ी गया। हेल्दी था और कोई इशू नहीं था उसको, लेकिन तो फिर इसका इशू ये है कि कई दफ़ा कोई चीज़ उठा ली, हाँ तो हो सकता कई है दफ़ा, जंपिंग वंपिंग में कोई ऐसा- जंपिंग में नहीं, कोई चीज़ उठाने से होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे पैदाइशी अंदर से कमज़ोर होते हैं अच्छा उनको ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। छोटे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। बड़े लोगों में प्रॉब्लम दूसरी है, छोटे बच्चों में प्रॉब्लम यही है कि अगर बच्चा
छोटा पैदा होता है या अंदर से अंदरूनी कमज़ोर होता है माँ की न्यूट्रिशन की वजह से, तब ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। एग्जाम्पल अस्थमा, एलर्जीज, नमोनियाज, NICU में एडमिशन, ये सबसे ज़्यादा होता है जब माँ की विटामिन डी लेवल और हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। तो विटामिन डी बहुत कम होगा माँ का, हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होगा, थायराइड के इश्यूज़ होंगे, बच्चा आपको रिपीटेडली नमोनियाज के साथ मिलेगा। सही। चले खैर, अब दोबारा वापस अपने टाइफाइड इससे पहले आप वाले वैक्सीन्स पे topic बात पर। कर रहे थे। हाँ, वैक्सीन्स जो है वो आपकी टाइफाइड की वैक्सीन जो हैं वो लगानी बहुत ज़रूरी होती हैं। कई दफ़ा वैक्सीन्स हम जो है लोगों को बता रहे होते हैं लेकिन लोग उसके ऊपर राग़िब नहीं होते हैं। जैसे कि कोविड की वैक्सीन्स के ऊपर राग़िब नहीं हो रहे थे, अब होना शुरू हुए हैं, वो भी गन पॉइंट पे। स्टिल इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, कितने लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है। बहुत सारे लोगों ने लगाई है मगर कार्ड सिर्फ कार्ड्स पे, जाली वैक्सीन, जाली वैक्सीन कार्ड, जिसकी किसी ने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, किसी ने ये मालूम करने की कोशिश नहीं की कि जाली वैक्सीन कार्ड बने कैसे, क्यों बन रहे हैं, किस पर्पस से बन रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक जाली वैक्सीन लगवा के एक बंदा ऑफिस में जाता है या वो पेरेंट्स का बच्चा स्कूल जा रहा है, उस बच्चे को कोविड हुआ है या दीगर आप कहीं- अफराद के लिए वो कितना बहुत नुकसान सारा, ये तो एक बॉम्ब की तरह आप घूम रहे हैं। यानी आप वैक्सीनेटेड हैं मगर आप दूसरे जो है हैं वो आप कैरियर भी नहीं, डिजीज़ लेके घूम रहे हैं। कैरियर तो चले आपको इफ़ेक्ट करेगा तो कभी कभी तो आप बच जाएंगे, लेकिन कभी ये वाले लोग हैं जिनको डिजीज़ हुई भी होगी वो तो अपने घर वालों को भी डैमेज करेंगे। लेकिन ये किसी को सेंस नहीं है, किसी को एहसास नहीं है कि आपके घर वालों को क्या होगा, आप दूसरे लोगों को कितना इन्फेक्टेड कर रहे हैं। क्योंकि ये वही हैं कि मिथ्स बना दी गई हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह अब हम देखते हैं कि पोलियो की जब कैंपेन्स चल रही हैं तो कराची से लेके कश्मीर तक, ना सिर्फ शहरी इलाकों में या बड़े शहरों में बल्कि छोटे इलाकों में भी ये देखा गया कि लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। अब लोग बहुत सारे बहाने बना देते हैं कि बच्चों को इन पोलियो के कतरों से, आप पोलियो से नहीं बचा रहे बल्कि इनको जो है वो दीगर अमराज में जो है वो आप इनको मुब्तला कर रहे हैं। तो इसी तरह आप बता रहे हैं कि टाइफाइड की भी लोग नहीं लगवाते वैक्सीन, लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते। लोगों का मिथ ही दूसरा है। एग्जाम्पल, अब पोलियो की बात की तो पोलियो का तो मिथ ये था एक ज़माने में और अभी भी है कि आपको इनफर्टाइल करा देता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। अब मैं अपना एक एग्जाम्पल लोगों को देता हूँ कि 1960s से ये पोलियो की कैंपेन स्टार्ट हुई है। उस वक्त की पॉपुलेशन देख लो फ्रंटियर रीजन की और आज की यहाँ की, और आज की पॉपुलेशन देख तो इनफर्टाइल हो गया या फर्टिलिटी रेट बढ़ गया, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए। तो पोलियो फ़ायदा ही दे रहा है, नुकसान तो दे नहीं रहा कहीं। और दूसरा, पोलियो के केसेस कम हुए, पोलियो दुनिया में ख़त्म हो गया। स्टिल हमारे यहाँ भी अभी भी 3 केसेस मिले इस दिस ईयर। तो ये अभी भी 3 का मतलब ये नहीं है 3 है, 3 का मतलब है आप बहुत बड़ा वायरस इन्फेक्टेड आप शहर में छोड़ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। ये आप इसको नहीं समझेंगे बहुत हल्का है या पोलियो एकदम नहीं फैल सकता। पोलियो हंड्रेड्स ऑफ केसेस करवा सकता है। हालांकि हर घर में आ जाते हैं ये पोलियो टीम आ जाती है और ड्रॉप्स वगैरह, लेकिन फिर भी वो लोग अभी तक अवेयरनेस नहीं आई है कि पोलियो के कतरे जो है बच्चों को पिलाए जाएं। सब लोग, एक बात इनकी कॉन्सेप्ट में होता है कि सारी वैक्सीन जो हैं ये एक लॉबी के थ्रू पिलाई जाती हैं, इससे हम XYZ जो इनके मिथ और कॉन्सेप्ट और परसेप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। लेकिन हम कहते हैं कि पोलियो एक हिफाजत करता है। जैसे आप खाना खाते हैं तो न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपकी हिफाजत हो रही होती है, ऐसे ही आप एक एंटीबॉडीज़ अपने अंदर बना रहे होते हैं जिसके थ्रू आप एंटीजन को बना लेते हैं और इसमें जो है आप उस बीमारियों से बच रहे होते हैं। आप अगर देखें स्मॉल पॉक्स है या चिकन पॉक्स कितना कम हो गया, येलो फीवर बहुत अब दुनिया में नहीं है। दूसरा, मीजल्स को आपने बहुत कंट्रोल किया। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हम अपने मुल्क की अभी बात नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं कराते, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ों की परेशानी दरपेश होती है। अच्छा, जब बच्चा पैदा होता है तो आई थिंक 9 या 11 वो वैक्सीन्स होती हैं, फिर उनका वो कोर्स चलता रहता है। कितना अरसा चलता है मुझे नहीं पता। 2 इयर्स तक एक बेसिक का कोर्सेज होते हैं। EPI 2 इयर्स का EPI का EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो चलता है 9 महीने तक, इसके बाद नहीं चलता। और जो प्राइवेट वैक्सीन है जैसे चिकन पॉक्स है, मीजल्स मम्स रूबेला है, टाइफॉइड है, हेपेटाइटिस A है, ये वैक्सीन्स
अलग से लगानी पड़ती हैं प्राइवेटली। ये वैक्सीन्स EPI में शामिल नहीं है, लेकिन EPI में बहुत बड़ा फैक्टर है, गावी की तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है हमें कि रोटा वायरस और नमूनिया जो है, जो सबसे ज़्यादा मोहल्लक मर्ज़ है हमारे मुल्क में, वो हमारे EPI की वैक्सीन में शामिल है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने एफर्ट लिया था, जिसका हम भी मेंबर्स हैं और हम लोग भी उसके लिए बहुत काम कर रहे होते हैं, एफर्ट कर रहे होते हैं। और ख़ुद मैं पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से 2 प्रोग्राम्स ऑल ओवर सिंध का मास्टर ट्रेनर हूँ। तो उसमें आपको बहुत बड़ा फैक्टर मिलता है कि इससे बड़ी अचीवमेंट है कि आपको नमूनिया और रोटा वायरस जो डायरिया की वैक्सीन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लगाई जा रही होती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से कि जाके प्लीज़ ये वैक्सीन्स लगवाएं और लगवा के जो है आप अपने बच्चों को इन मोहल्लक बीमारियों से बचाएं। अच्छा, बच्चा जब पैदा होता है तो कब लगवानी होती है पहली वैक्सीन? आप कह रहे हैं कि 2 साल तक ये वैक्सीन्स लगती रहती हैं। फर्स्ट तो बर्थ पे लगती है। ठीक बर्थ है। का मतलब ये होता है कि पैदा होके फ़ौरन भी लग सकती है और 3 महीने के अंदर भी लग सकती है ठीक है। और 6 महीने के अंदर भी लग सकती है। उसका वो ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन होती है। सेकेंड वैक्सीन स्टार्ट होती है 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने, जो बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। इसमें 7-8 वैक्सीन एक साथ होती हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, इंटरमस्कुलर पोलियो, ओरल पोलियो, नमूनिया और रोटा वायरस, तकरीबन 9 वैक्सीन एक साथ लगाई जाती हैं। इसके बाद जो दूसरी वैक्सीन होती हैं वो मेनिंजाइटिस होती है, जो आजकल 9 महीने के बच्चे को लगाई जाती है। दूसरी भी लगाई जाती है टाइफाइड की वैक्सीन, वो भी 9 महीने में बच्चों को लगाना शुरू कर दी है, क्योंकि आगे वो मर्ज़ ना हो उससे बचाने के लिए। तो ये वैक्सीन ही हैं जो इनिशियल है। फिर इसके बाद 12-13 महीने में हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, MMR की वैक्सीन, मीज़ल्स, मम्स और रुबेला। तो पहले तो हम मीज़ल्स की वैक्सीन हम 9 महीने पर लगा देते हैं, फिर 15 मंथ्स और 4 ईयर्स में मीज़ल्स, मम्स और रुबेला की वैक्सीन लगाते हैं। एक बच्चे को जब मीज़ल्स हो जाता है, सिंधी में उसको उरड़ी बोलते हैं, उस बीमारी में भी जब एक बच्चे को होती है, वहाँ पर आप कोई मेडिकल टीम के पास नहीं जाते या हॉस्पिटल नहीं जाते, उसके हमारे कोई ट्रेडिशनल टोटके वोटके भी होते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है उस बच्चे को फौरी तौर पे आइसोलेट किया जाए दूसरे बच्चों से? आइसोलेट तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको एक बहुत वायरल की एक मैनेजमेंट बताऊं कि 2 डेज़ बिफोर और 5 डेज़ आफ्टर ऑफ द रैश जो है इन्फेक्टिविटी पीरियड होता है। 2 डेज़ बिफोर मीज़ल्स निकले, उससे 2 दिन पहले, और मीज़ल्स के 3 दिन बाद तक इन्फेक्टिविटी पीरियड रहता है। मतलब आपके निकलने से पहले तो आपने पूरे घर को इन्फेक्टेड कर दिए। तो अलग रखेंगे ना रखें फ़र्क नहीं पड़ता, मीज़ल्स की वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, वो इम्पॉर्टेंट है। मीज़ल्स की वैक्सीन के बाद भी तो मीज़ल्स होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, और मीज़ल्स के बाद भी मीज़ल्स होते हैं, क्योंकि हमारा मुल्क एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे मीज़ल्स के बाद भी मीज़ल्स होते हैं, जो मैंने देखे हैं। वो इसलिए होते हैं कि हमारी एंटीबॉडीज ही डेवलप नहीं होती, क्योंकि हम उन इलाकों में रहते हैं वहाँ पे मीज़ल्स का लोड ज़्यादा होता है। अच्छा। अब मीज़ल्स जब हो रहा होता है तो आपको स्टार्ट में आपको बता दूँ क्या क्या होता है। पहले तो आपके हाई ग्रेड फीवर होता है 104, साथ में जो है मीज़ल्स के साथ आपको 3 C होते हैं, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में इन्फेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा नज़ला होना, बहुत ज़्यादा कफ होना। इसके साथ ही इसकी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होती है, दैट इज़ फर्स्ट इज़ नमूनिया और सेकंड इज़ डायरिया। इसके साथ बच्चा की जो है सिचुएशन ख़राब होती है और इंटेंसिव केयर में जाता है, उस वजूहात की वजह से, मीज़ल्स की वजह से नहीं। कॉम्प्लिकेशन और मीज़ल्स जो है वो ख़तरनाक होता है। तो पहले ही मीज़ल्स की वैक्सीन सही तरह करवा लें। अगर पूरा इलाका कराएगा तो मीज़ल्स नहीं होंगे। अब इलाके में 6 लोगों ने नहीं कराया और 50 लोगों ने करा लिया, तो 6 लोगों को अगर मीज़ल्स हो गया तो वो लोड दूसरे लोगों को दे सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन के बाद जो है वो इतनी इंटेंसिटी उतनी नहीं होगी। इंटेंसिटी ऑफ कोर्स नहीं होती। देखें, कोविड भी वैक्सीन, कोविड का अभी आपको इसलिए कोविड की वैक्सीन के लिए लोग बहुत पढ़ते हैं, तो कोविड, तो यही वैक्सीन का तजुर्बा यही है कि 65% आपको प्रोटेक्शन देती है, बट सीवियरिटी आपको कम देती है। अब चिकन पॉक्स आपने लगा लिया, चिकन पॉक्स होंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ही माइल्ड होंगे। चिकन पॉक्स हो गए तो आपको नमूनिया हो जाएगा, डायरिया हो सकता है, चिकन पॉक्स की और कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो अगर होगा भी तो कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन्स की हिफाजत ज़रूर है, नुकसान कभी भी नहीं है, चाहे कोई भी वैक्सीन है। सही। सिवियर कंडीशन तक हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं अगर हम उनको ये वैक्सीन्स लगवा देते हैं। ऑफ कोर्स। इसके अलावा जैसे आजकल आप बता रहे हैं कि डेंगू भी है, तो साथ में मलेरिया भी हो जाता है उस बच्चे में, उन केसेस की कॉम्प्लिकेशंस कितनी सिवियर होती हैं? ऑफ कोर्स, डेंगू की मैनेजमेंट में लोग बहुत मरते थे एक ज़माने पहले, और अभी भी बहुत सारे इलाकों में लोगों की डेथ रेशियो ज़्यादा है। क्यों?
डेंगू का मर्ज जो है वो बहुत ख़तरनाक मर्ज इसलिए कहा जाता है कि उसमें फ्लूइड लॉस होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है कि अंदर वाला फ्लूइड बाहर वाला इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर पे आ जाता है। इसमें आपकी जो ब्लड प्रेशर्स हैं वो गिरते हैं, शॉक में जाते हैं। शॉक में जाने की वजह से जब आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है तो सारा फ्लूइड निकल रहा होता है, उसके साथ प्लेटलेट्स निकल जाते हैं जो सबसे छोटे होते हैं। उस वजह से आपके प्लेटलेट्स डाउन होते हैं और सबसे ज़्यादा जो फ्लूइड लॉस होता है, आपका ब्लड प्रेशर जब डाउन होता है तो कार्डियक अरेस्ट में जाता है। तो लोगों की मैनेजमेंट का हिस्सा जो है वो अभी तक लोगों ने अभी तक समझा नहीं है कि डेंगू को ट्रीट कैसे करना है, इसीलिए लोग मरते ज़्यादा हैं। अगर थोड़ा सा मैनेजमेंट फास्ट हो जाए और हाई हो जाए, इसमें स्पेशली आपकी हाई करने के लिए इंटेंसिव केयर है और फास्ट करने के लिए हाई फ्लूइड्स हैं। अगर ये दो चीज़ें आप करते रहेंगे तो प्लेटलेट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोग क्या करते हैं, लाख हुए, 50,000 हुए, 7,000 हुए, आपने प्लेटलेट्स लगाना शुरू कर दिया। हमारे सेटअप्स में हम लोग प्लेटलेट्स शायद 20,000 पे भी नहीं लगते जब तक कि कोई नमूदार ब्लीडिंग के नमूदार ना हो, तो हम उस वक्त तक भी नहीं लगाते हैं। ब्लड इन स्टूल आता है तब भी नहीं लगाते हैं। हम पहले ट्राई करते हैं कि हम हाई फ्लूइड्स पे ही रखें उसको, और दूसरा जो है उसी तरह इसको प्लेटलेट्स बढ़ाएं। प्लेटलेट्स डेंगू में बढ़ते कब हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ये शुरू होते हैं फर्स्ट डे ऑफ लाइफ ऑफ डेंगू से, यहाँ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ, थर्ड डे ऑफ लाइफ ऑफ डेंगू इन द बॉडी प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हुआ। अचानक जो है होते 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 50,000, 60,000, 70,000, 15,000, 20,000 तक भी हो सकते हैं। आपने हाई फ्लूइड्स पे रखा है और हाई मैनेजमेंट पे रखा है, इंटेंसिव केयर में रखा है, आपने शॉक को देख रहे हैं और शॉक को ट्रीट कर रहे हैं उसी वक्त, उसी पैरामीटर्स पे हार्ट रेट देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर जब देख रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली 7 डे पे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। लोग ये नहीं समझते, लोगों को ट्रीट करना ही नहीं आता डेंगू को। अगर थोड़ी सी ये मैनेजमेंट कर लें, आपको डेंगू आराम से एक मॉनिटर रख के रूम में भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हाई मैनेजमेंट। सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू के? बिल्कुल, क्योंकि बड़ा तो फिर भी बता सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, डेंगू भी हो complications सकता है। बिल्कुल, मलेरिया और डेंगू का एक फीचर आपको बता दूं, डेंगू में हाई ग्रेड फीवर, ज़बरदस्त किस्म का कमर में दर्द होता है और आंखों में दर्द होता है। अच्छा। और फिर जो साथ में जो फैक्टर्स बताए, मलेरिया में जब हाई ग्रेड फीवर होता है, हम मलेरिया के अलग अलग स्टेजेस भी हैं और अलग अलग इसके मलेरिया के अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे फैल्सीपैरम है, वाइवैक्स है, ओवल है, मलेरिया है। ये 4 फॉर्म्स अलग अलग हैं, उनके अलग अलग सिम्टम्स हैं और अलग अलग टाइम पे फीवर आता है। जैसे फैल्सीपैरम का 3 दिन बाद फीवर आ सकता है। कुछ ऐसे फीवर्स होते हैं ये दिन में नहीं होगा, रात में फीवर होगा, मलेरिया का हाई होगा, शिवरिंग ज़रूर होगी, सर्दी लगेगी। दोनों में डेंगू और मलेरिया दोनों? नहीं, डेंगू में नहीं, डेंगू में तो हाई ग्रेड फीवर ही रहता है, उतरता ही नहीं है। अच्छा। मलेरिया में उतर ज़रूर जाता है लेकिन चढ़ता दोबारा है शिवरिंग के साथ। हाँ। कई दफ़ा मलेरिया का सिम्टम एक हफ्ते बाद आएगा, ऐसे भी मैंने फीवर देखे, एक हफ्ते बाद आ रहा है, लेकिन वो हीमोग्लोबिन को गिराता है। कई दफ़ा मलेरिया का टेस्ट करवाते हो नेगेटिव आता है, मोस्टली 60% मैंने नहीं देखा कि पॉजिटिव आते हुए, जब तक कि इसके जो फॉर्म्स होते हैं वो हाई 5% से ऊपर ना हो। जब वो 5% से ऊपर होते हैं तब वो मलेरिया को पॉजिटिव आएगा उसकी टेस्ट में, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं आता, नेगेटिव ही आता है। बशर्त ये है कि आप हॉस्पिटल में हैं, हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, आपने हाई ग्रेड फीवर के टाइम पे आपने ब्लड ड्रॉ किया, हर 3 घंटे से ब्लड ड्रॉ कर रहे हैं, तब आप शायद जाके वो आपको नज़र आए, वरना अगर इसकी जो परसेंटेज है 5% से ऊपर होगी तो ही नज़र आएगा। सेकेंडली, मलेरिया की अलग अलग मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट है, अलग अलग सिम्टम्स, अलग अलग फॉर्म्स की अलग अलग ट्रीटमेंट है। डेंगू की एक ही मैनेजमेंट है, इसमें कोई एंटीबायोटिक्स नहीं है, लोग एंटीबायोटिक्स भी दे रहे होते हैं, और मैंने तो पता नहीं क्या क्या देखा है डेंगू के ट्रीटमेंट करते हुए लोगों को। और एंटीबायोटिक जब देखते हैं मैं कहता हूँ यार डेंगू और एंटीबायोटिक क्यों? सही। तो इसमें कोई एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना होता, बिल्कुल नहीं। डेंगू इज़ अ वायरल इलनेस। इसी के साथ मलेरिया जो है उसको भी कोई ट्रीटमेंट करने के लिए आपको मलेरिया की ट्रीटमेंट देखिए, इवन दो के गांव देहातों में जब हम IMNCI की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उसमें तो ये हाई पैरामीटर है, हाई रिस्क एरिया ऑफ मलेरिया है, आपको उसी वक्त मलेरिया का शॉट लगाना है, एक एंटीबायोटिक का शॉट लगाना है और आपको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर देना है। ये IMNCI प्रोटोकॉल्स हैं।
तो वहाँ पे भी ये ट्रेनिंग्स दी जा रही होती है, लेकिन वही वाली बात है कि ट्रेनिंग तो दे देते हैं, ट्रेंड होते नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे ऑल ओवर सिंध। सही। तो आजकल जैसे डेंगू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो क्या करना चाहिए कि हम डेंगू के मच्छर से बच सकें? डेंगू का मच्छर एक तो ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज़्यादा मिलता है, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं मिलता, अच्छा। क्योंकि उसकी फ्लाई जो है वो 10 फीट से ऊपर नहीं करता हो। मच्छर बहुत ऊपर तक करता है। मच्छर तो आपको 100 माले पे भी मिल जाएगा, हाँ। लेकिन ये जो है वो आपको ग्राउंड पे अच्छा, मिलेगा। ये कोई स्पेशल मच्छर होता है डेंगू का? मच्छर स्पेशल नहीं होता, मच्छर की तरह ही होता है। चिकनगुनिया, येलो फीवर भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है। लेकिन ये मच्छर बड़ा एक ही है, कमजोर होता है जो ऊपर नहीं फ्लाई कर सकता। हाँ, लेकिन ये साफ पानी में पलता है। और मलेरिया का मच्छर जो है गंदे पानी में पलता है। इसीलिए जो बारिश हो रही होती है, और बारिश जब आप गार्डन में बैठते हैं बारिश वाले पानी में, जब उसमें खाद होती है उसमें मच्छर ज़्यादा होते हैं, डेंगू कम होता है। डेंगू का टाइम शुरू होता है सुबह फजर में, और मगरिब के बाद। मलेरिया का टाइम शुरू होता है ऑल ओवर ये रात बारिश तक, वाला जो सीजन है। बारिश वाला सीज़न, सर्दियों वाला सीज़न, इसमें आपका टाइम पैरामीटर होता है। जब आप मगरिब के टाइम पर आप बाहर बैठे, ऐसा लगेगा जैसे पूरी एक फौज आपके ऊपर खड़ी हुई है। हाँ, तो कोई भी मच्छर जो है वो मलेरिया का हो सकता है। कोई भी मलेरिया का मच्छर हो सकता है, उसमें डेंगू भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डेंगू नहीं हो सकता, टाइमिंग वही होती है। कौन सा मच्छर आपको फीमेल आपको काटता है, या आप मर्द हो या औरत हो, आपको फीमेल मच्छर ही आके एडीज इजिप्टाई होता है, वही आके काटता है, तभी डेंगू होता है। यानी कि ये जो मलेरिया का मच्छर वो भी फीमेल होता है और डेंगू का मच्छर भी बिल्कुल फीमेल होता बिल्कुल, उसकी लाइफ साइकिल फीमेल पे ही शुरू होती है। है। अच्छा। तो फीमेल से वैसे ही बचना चाहिए। प्रोटेक्ट कैसे करें खुद को? फिर हम मैशेस डेंगू के मच्छर को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ख़ास बात यह है कि आपको पहले घर के अंदर साफ पानी नहीं रखना है। हाँ। दूसरा, साफ पानी है, टायर्स में पानी पड़ा होता है, आप परिंदों को पानी दे रहे होते हैं, वो पानी पड़ा हुआ होता है। बहुत सारे ऐसे पानी से साफ़ सुथरे पानी पड़े होते हैं घर में। ओवरहेड टैंक्स जो होते हैं, इसमें पानी बाहर निकल आता है, आजकल उसमें पानी का पानी पड़ा होता इतना है। वो है, प्रॉब्लम है, तो काफ़ी लोग स्टोर भी करते हैं पानी को केन्स में, स्टोर कर रहे होते हैं, बिल्कुल उसी में पलता है। और इसी को मैंने कहा कि अगर उसमें ही टाइफाइड होता है और डेंगू वाले मच्छर ने ही कोई टाइफाइड का इन्फेक्शन लेके आ गया है, या वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा हैं, अच्छा, यानी कि तो डेंगू का मच्छर टाइफाइड का वो कैरी कर सकता है, कैरी भी कर carrier सकता है, के क्योंकि तौर वो पर। तो हर जगह बैठते हैं ना, तो इन्फेक्शन कहीं भी कैरी कर सकते हैं। दूसरा, मक्खियाँ बहुत होती हैं, बारिश के सीजन में मक्खियाँ बहुत होती हैं। तो अब आपने पानी का कंटेनर जमा किया हुआ है, तो आपने उस पानी में मक्खियाँ भी आ गई, तो उसमें कई दफ़ा टाइफाइड भी हो जाता है और डेंगू भी हो जाता है। अच्छा, तो यानी कि तो पानी को डेंगू का कवर मच्छर करके रखना चाहिए। मच्छर उस पानी से नहीं, वो पीने की वजह से हुआ। पानी पीने की वजह से टाइफाइड हो गया, और वो घर में अगर पल रहा है तो एकदम जो है वो सबको, किसी को भी काटेगा, ऑटोमेटिकली वो सबको डेंगू कराएगा। ओके। हर सूरत में अपनी सराउंडिंग साफ रखनी है। सराउंडिंग साफ रखनी है, चाहे वो गंदा पानी हो चाहे वो साफ़ पानी हो। साफ़ पानी को भी कंटेनर में करें तो उसके ऊपर ज़रूर कवर कुछ करके रखें। कवर करके रखें, लोग खुला छोड़ देते हैं। सेकेंडली, जब आप बाहर जाते हैं तो डार्क कलर के कपड़े ना पहने, फुल स्लीव्स पहने, रेपलेंट लगाएं। रेपलेंट अगर नहीं है, कोकोनट ऑयल का रेपलेंट एसेंशियल ऑयल के साथ होता है, वो लगा रहे हैं, उससे भी मच्छर काफ़ी हद तक आपसे दूर रहते हैं। कुछ अब बेल्ट्स आ गए हैं, कुछ कवर्स आ गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मुफीद तो नहीं है, फ़ायदा तो नहीं देती, लेकिन स्टिल वो ये है कि उससे आपके फ़ायदा ये होता है कि आपके मच्छर आपको आके काटता नहीं है। दूसरा, डार्क क्लोथ्स कभी नहीं पहनने चाहिए रात के वक्त, जो हम सबसे ज़्यादा पहन रहे और होते हैं। स्प्रे करें घर में मॉस्किटो। स्प्रे ऑफ कोर्स करें, स्प्रे करने से भी बहुत सारे मच्छर जो है मर जाते हैं, डेंगू के मच्छर भी मर जाते हैं। तो स्प्रेज करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है। जो लोग 50% रखते हैं और 50% नहीं रखते हैं, और इस चीज़ को नहीं मानते कि सफाई निस्फ ईमान है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग है, तो उसमें क्या बच्चे को डाइट देनी चाहिए? टाइफाइड के 2 प्रोग्राम्स हैं। एक तो है कि टाइफाइड एक नॉर्मल टाइफाइड हो गया तो आपने नॉर्मल सी दवाई दी, बच्चा 14-15 दिन में ठीक हो जाएगा। एक XDR का टाइफाइड है, उसमें कुछ दफ़ा तो फीवर उतरता ही नहीं है किसी भी सूरत में। IV फ्लूइड्स देने पड़ते हैं, कई दफ़ा जो है आपको कुछ सिरप्स पे रखने पड़ते हैं, जिसका एक ही ऑप्शन मैंने कहा लास्ट ऑप्शन रह गया हमारे पास। और जो अभी उस लास्ट ऑप्शन पे लोगों ने वही स्टार्ट कर दिए लिखना कि आगे जाके वो भी रेजिस्टेंट हो जाए और आगे जाके वो हमारे लिए बहुत बड़ा सर्द दर्द बन जाए।
तो वो मैं रिक्वेस्ट सब करता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ जनरल फिजिशियंस को, तो मैं प्लीज़ करके बोलता हूँ कि प्लीज़ ये ड्रग्स यूज़ ना क्या करें नॉर्मली तौर पे, क्योंकि वही ड्रग्स यूज़ की जा रही होती है जो सेंसिटिव आ गई, उन्होंने दिमाग में बिठा लिया बस ये फीवर है जिसको ये इसी तरह उनके treat साइड करना है। इफेक्ट्स भी हो गए। और टेस्ट ज़रूर करवाएं, अच्छा 24 आवर्स के बाद टेस्ट, अगर फीवर रह रहा है तो आप ज़रूर टेस्ट करवाएं, टेस्ट के बगैर कभी भी कोई मेडिसिन ना दें। लेकिन वो जो आई थिंक ब्लड कल्चर होता है वो काफ़ी, उसकी रिपोर्ट काफ़ी टाइम के बाद नहीं, आती है, अब एक हफ्ते बाद। बहुत अच्छा सवाल है, दूसरे लोगों तक ये बात पहुंचानी ज़रूरी है कि अब नए जो मशीन्स आ गए हैं उसको कहते हैं बैकटेक टेस्ट। अच्छा तो अब जो ब्लड कल्चर्स होते हैं वो विदिन 3 डेज़ जो है, विदिन 24 आवर्स भी उनकी रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि इनिशियल बेसिक रिपोर्ट तो आई जाती है और 3 डेज़ में अंदर उसकी फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन आपको और भी चीज़ें होती हैं कि जैसे आप सी रिएक्टिव प्रोटीन है, CRP कराते हैं, उसमें देखना होता है वो हाई है कि नहीं है। वो अगर बहुत हाई है, अगर जब CBC देख रहे हैं उसमें जो कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, जी, नॉर्मल जी, टेस्ट होता है, उसमें अगर आप देख रहे हैं उसमें आपने देखते हुए देखा कि न्यूट्रोफिल्स बहुत हाई हैं, WBC के साथ होते हैं, तो ये टाइफॉइड को तशवीश कर रहा होता है कि ये टाइफॉइड ही हो सकता है। अच्छा कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना कि आपको टाइफॉइड दिख रहा होता है कि यार ये मैं मैनेजमेंट करूंगा नहीं, तो ये डॉक्टर्स टाइफॉइड को काफ़ी ठीक होगा। डाउट में होते हैं, हो सकता है मलेरिया हो सकता है कि मलेरिया को तो उनका टाइफॉइड मैंने हो आपको कहा, या- मलेरिया को तो ट्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा शहर या हमारा ऑल ओवर सिंध इज़ हाई रिस्क एरिया ऑफ मलेरिया। तो उसको तो अगर कोई भी बच्चा आया है उसको आपको ट्रीट करना है प्रोफाइलेक्सिस, मतलब पहले से भी अगर ट्रीट करना है तो 6 महीने की प्रोटेक्शन रहेगी विद दैट मलेरिया की ट्रीटमेंट। तो देने में उसका नुकसान नहीं है, फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर बाहर से लोग आते भी हैं, अगर आप कंट्रीज़ में देखें कि बाहर के कंट्रीज़ में आते हैं लोग, तो वहाँ के डॉक्टर्स ऐसे कंट्रीज़ में अगर आप जा रहे होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं, उसमें हमेशा वो वहाँ से ही ड्रग्स शुरू करेंगे और जब तक वो वापस नहीं जाएंगे वो मलेरिया की ट्रीटमेंट लेते हुए जाएंगे। कि हमारे इलाके में आके या ऐसे इलाके में आके जहाँ पे हाई रिस्क ऑफ मलेरिया हो, वहाँ पे मलेरिया लग ना जाए उनको या मच्छर काट ना ले। तो दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिजीम। जो भी वेस्टर्न से आ रहा होगा वो ये ट्रीटमेंट लेते हुए आ रहा होगा। तब्दील होते हुए मौसम में अब जैसे ऑब्वियसली हम मानसून के बाद गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाएंगे, ऑटम का सीज़न शुरू होता है। बच्चों में अक्सर देखा गया रात को कभी भी बुखार के सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको टेम्परेचर हो रहा है, घर में एक सिरप पड़ा होता है और उसको वो पिला देते हैं पेरेंट्स। तो क्या ये सेफ़ है इस तरह करना नीम बुखार में हल्का फुल्का जो हो रहा है? बिल्कुल आप सेफ़ है। अगर फ़र्ज़ करो, देखो अगर फ़ीवर है थर्मोमीटर से देखना ज़रूरी है। कई माएँ हमारे पास आती हैं तो एक बात बड़ी अच्छी कहती हैं, हमने तो हाथ लगाया, मैं गर्म लगा, मैं दवाई खा दी। थर्मोमीटर की ट्रेनिंग होना बहुत थर्मोमीटर ज़रूरी की है। ट्रेनिंग होना ज़रूरी है। अगर आपको मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर नहीं पढ़ना आता तो आप डिजिटल थर्मोमीटर घर में रखें, उसका सेल एक एक्स्ट्रा लेके रखें कि सेल भी एक्स्ट्रा हो गए, ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन लगा सकें। तो कई दफ़ा आप फीवर जब चेक करते हैं आपको लगता है कि 99 प्लस है और आपकी बच्चे के अंदर घबराहट हो रही है या कोई पेन हो रहा है, तब आपको मेडिसिन देनी है। अदरवाइज 99 पे भी कोई पेन नहीं है, डॉक्टर्स कोई तो फीवर कहते नहीं हैं देनी। 100 या 100 प्लस फीवर हो तो फिर 99 आप प्लस हो और अगर बॉडी के अंदर पेन शुरू हो गया है या बच्चे के अंदर घबराहट हो रही है या पेन की वजह से शिद्दत बढ़ रही हो, तो आपको उस 99 पे भी दवाई देनी है। अच्छा अगर 99 है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको कोई दवाई नहीं देनी है। ओके, तो ये दो साइन एंड सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स होना ज़रूरी हैं, उसके Symptoms बाद होना आप ज़रूरी है। medicine बच्चा कैसे बताएगा कि दर्द हो रहा है? वो उसके ऑफ कोर्स behavior अगर में- फीवर होगा पता 99 पे फीवर भी ज़्यादा होता है, फीवर की शिद्दत तो कम होती है, पेन की शिद्दत ज़्यादा होती है। 101 पे Restless पेन की हो शिद्दत जाता है। कम होती है, 101 की फीवर की शिद्दत ज़्यादा होती है। हाँ। तो 99 भी एक फ़ीवर है। अगर डॉक्टर्स हज़रात को कहते हैं कि 99 इज़ नॉट अ फ़ीवर तो ये गलत बात है, क्योंकि मैं एक न्यूरोलॉजी से देख रहा होता हूँ पीडियाट्रिक केस तक, तो मैंने हमेशा इस फीवर को हमेशा फीवर ही समझा है। अच्छा, तो क्योंकि 99 पे आप कहते हैं कि दे देना अभी बताएं, चाहिए। अगर मैं अभी आपका और मेरा फीवर लूँ तो 98.4 होगा या इससे कम होगा। हाँ। 99 हुआ क्यों? कुछ ना कुछ तो infection है, हाँ। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ होगा, या वायरल होगा, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होगा, चाहे वो इन्फ्लेमेशन होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जिसकी वजह से ये फीवर हुआ Indication देता है है। ना ऑफ कोर्स, और पेन भी होगा। 99 पे पेन ज़रूर होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता पेन ना हो। सही बहुत कम ही होता है कि हाँ। दूसरी एक वजूहत है हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, जिसमें आपका फीवर टेम्परेचर ऊपर राइज करता है बिकॉज ऑफ आपके इलेक्ट्रोलाइट नीचे गिरते हैं, उसकी वजह से आपका फीवर हाई होता है या 99 100 भी रह रहा होता है। उसमें आपको पैरासीटामॉल की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ORS की ज़रूरत होती है, हाई फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिकली जब हाई फ्लूइड्स जाते हैं तो आपका फीवर टेम्परेचर नीचे आ जाता है, फिर आपको लो टेम्परेचर में बैठना होता है, पंखे में बैठना होता है। तो हीट एग्जॉशन भी एक बहुत ख़तरनाक
और जैसे हमारे शहर में हीट एग्जॉशन सबसे ज़्यादा हो रही होती है, फील्स लाइक 41 जब चल रहा होता है तो आप जैसे धूप में निकलते हैं या बाहर निकलते हैं तो आपके पानी जो है खिंच जाता है एकदम, जो है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, आप गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर पानी लोग पिला रहे होते हैं या स्प्रेस कर रहे होते हैं, उससे आपकी इवेपोरेशन कम हो रही होती है, तो आपको इवेपोरेटेड कम कराना है और साथ में आप ORS पीते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि घर में एक जब हाई इस तरह का टेम्परेचर चल रहा हो, घर में एक मटका लें, ठंडा पानी कभी ना पिएं, मटके वाला पानी पिएं, सही। तुक मलंगा मिलाएं, इसमें लेमन मिलाएं, एक अदरक मिला लें, उसमें पुदीना मिला लें, पूरा दिन पीते रहें, आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं हो Dehydration नहीं होगी। सकती, कभी आप बीमार नहीं हो सकते उस पानी से। अच्छा, Detox भी जिनको होते हैं। डेंगू हो जाता है, चाहे वो डायग्नोस हो या इनिशियल स्टेज पे हो, तो घरेलू टोटके करना शुरू कर देते हैं, उससे कितना नुकसान हो सकता है? घरेलू टोटके कभी तो मैंने कहा ना कि 5% 1% काम कर जाते हैं, बाकी जो है 95% तो कभी काम नहीं करते हैं, वो हमेशा लैंड करते हैं बहुत बुरे सिचुएशन में, क्योंकि कुछ माएँ तो बड़ी स्टबन होती हैं। कुछ लोग तो दम दुरूद पर चले जाते हैं, ऑफ कुछ कोर्स लोग जो है ये वो सब एंड ऑफ द डे, ये चाहे दमदुरूद वाले हों, चाहे होम्योपैथ डॉक्टर हों, चाहे हकीम डॉक्टर हों, चाहे वो XYZ जो भी ट्रीटमेंट करते हों, ये सब आएंगे इंटेंसिव केयर में, हाँ। ER में, एट लास्ट इनको ट्रीटमेंट एलोपैथिक से ही कराना है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी डॉक्टर अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हो, जो डॉक्टर नहीं होते। आजकल तो PMC ने बहुत, हेल्थ कमीशन ने और PMC ने मना कर दिया है कि कहीं भी आपको कोई डॉक्टर का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली एलोपैथिक डॉक्टर, सिर्फ MBBS भी हो तो सिर्फ वो डॉक्टर लगा सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रोफेशनल जो दूसरे प्रोफेशन है वो डॉक्टर अपने साथ नहीं लगा सकते, चाहे वो हर्बलिस्ट हो जो आजकल लगा रहे हैं बहुत सारा, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो लगा देती हैं अपने आगे डॉक्टर, चाहे वो हकीम होते हैं वो डॉक्टर लगा देते हैं, होम्योपैथिक होते हैं वो डॉक्टर लगा देते हैं। PhD वाले लगा सकते हैं, वो भी नहीं लगा नहीं, अब उन्होंने भी सख्ती से मना किया कि PhD डॉक्टर इज ए डॉक्टरेट, दे आर नॉट डॉक्टर, दे कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट, डॉक्टर कैन ट्रीट द पेशेंट, होम्योपैथिक कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट, हकीम कैन नॉट ट्रीट अ पेशेंट, वो भी डॉक्टर नहीं लगा सकते। इवन दो के फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी एक सख्ती से अमल दरामद हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि यू कैन नॉट राइट DR या डॉग इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बतानी चाहिए और हेल्थ कमीशन इस पर काम कर रही है। अच्छा, बच्चे को कौन से स्टेज पर डॉक्टर के पास लेकर आ जाना चाहिए? 99 फीवर हो या 100 हो या कोई भी सिम्टम हो, जैसे फीवर हो गया, फ्लू हो या गया, पहली ही जो वॉमिट की बच्चे ने या उसको डायरिया का जो है वो देखिए जैसे कुछ चीज़ें start तो हो- घर पे या काम करती शुरू हैं। में देखिए देखो घर घर में पे हर कर आदमी का एक्सेस नहीं है फॉरेन डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो यू हैव टू स्टार्ट विथ ये तो चीज़ें बहुत कॉमनेस्ट है ना, जो हम इतने सिखा भी रहते हैं। आप लोगों की बहुत बड़ी काविशें होती हैं कि जो हम लोगों को बुला के इतना टाइम आप देते भी हैं और इतना आप सुनते हैं और साथ में इतने लोगों को बता रहे होते हैं। तो ये तो न्यूज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारा कि हम ये चीज़ें तो आपको बैठ के सिखा देते हैं। जैसे फीवर है तो आपने पैरासिटामॉल दे दी, आइबुप्रोफेन दे दी या मेफेनेफिक एसिड दे दी बच्चे की फीवर के हिसाब से। सबसे पहले तो आप थर्मोमीटर में आप उसका फीवर चेक बिल्कुल, एक थर्मोमीटर डिजिटल लो, अगर आप मर्क्यूरी नहीं आता उसके साथ एक सेल ज़रूर रखो, पता चले रात के वक्त सेल ही नहीं है तो सेल ज़रूर रखो, सही है। साथ में फिर फीवर को चेक करते रहें। हाँ। फिर साथ में अगर छोटा मोटा फीवर है 100-101 हो गया है, आपने रात को अगर आइबुप्रोफेन और मेफेनेफिक एसिड पे रख दिया है या पैरासिटामॉल पे रख दिया है तो आपने साथ में कुलेक्स पैच लगा दिए। पैच मिलते हैं आजकल बहुत अच्छे होते हैं जो टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। सादे पानी की पट्टियाँ कर दी, अल्कोहलिक स्वैब बगल में रख दिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरनाइट। सही। कई दफ़ा किसी बच्चे को 6 महीने से लेकर 7-6 साल तक के बच्चों को हाई ग्रेड फीवर पे झटके पड़ते हैं। उसको भी बचाने के लिए वही है कि फ़ीवर को आपको मैनेज करे, तो उसी वक्त आपने कूलर का पैच आपने फ्रिज में से निकाला, आपने लगा दिए 2 पैचेस, उसको 8-8 घंटे से चेंज करने जब तक कि आपको डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता या आपकी टॉक्सिक लेवल कम नहीं हो रहा होता। एक बच्चे का फीवर परसिस्टेंट है, उतर ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि उसको इन्फेक्शन हो गया। सो 24 आवर्स के बाद तो कितने दिन ज़रूर तक देखना चाहिए उसको, मतलब 3 24 दिन? आवर्स में 24 आपको चेक कराना ज़रूरी है। Okay. 24 आवर्स के बाद आपको टेस्ट ज़रूर करवाना है। कुछ दफ़ा आप जो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं वो टेस्ट नहीं करवाते। बराए मेहरबानी मैं हर डॉक्टर को कहता हूँ कि 3rd डे अगर हो जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मिल रही है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा, तो माँ बाप को खुद कहना चाहिए कि टेस्ट प्लीज़ कराएं। टेस्ट करवा लें, हमें आगे मज़ीद मालूमात करने के लिए आसानी हो।
कुछ लोग तो मेरे पास 15-15 दिन, 1-1 महीने, 3-3 महीने के फीवर लेके आ रहे होते हैं और एक टेस्ट नहीं हुआ होता, नॉट ए सिंगल टेस्ट। इसके पास ट्रीटमेंट कराई, इसके बाद कराई, एंटीबायोटिक चेंज हो जा रही है, लेकिन टेस्ट नहीं करवाया। और पता चलता है आखिरी में निकलता क्या है, 3 महीने का फीवर, 1 महीने का फीवर और निकला सिर्फ मलेरिया। और कोई एंटीबायोटिक कुछ नहीं, मलेरिया को ट्रीट नहीं किया, एंटीबायोटिक दे के उसका जो है सारा बच्चे का सत्यानाश कर दिया। 3 महीने का फीवर होना इटसेल्फ एक बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात जी है। बिल्कुल परेशानी की बात है। उसमें वेट लॉस भी होता है बच्चे का, बच्चा बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है क्योंकि अंदर से। फिर इसके बाद अगर मलेरिया ही निकलता है तो स्प्लीन बहुत बढ़ जाती है, तिल्ली जो है वो बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो ये तशखीस करना थोड़ा सा, ऑफ कोर्स हर डॉक्टर नहीं कर सकता, लेकिन पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि मुझे लेके किसके पास जाना है। इनको ये पता होना चाहिए कि अगर उस डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मुझे तशखीस करना आसान हो जाएगी। मैं इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पे और इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट और इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्टीज़ के पास चला जाऊंगा, मुझे ठीक हो जाऊंगा। अब वो जाते किसके पास हैं, छोटे छोटे डॉक्टरों के पास, इलाके के लोगों के पास जा रहे हैं। तो हैं वो इतनी लंबी लिस्ट टेस्ट की लिख कर दे देते हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स टेस्ट मैं उनमें से हो सकता एक हूँ क्योंकि मैं उस पर ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि मैं पूरी अच्छा मेरे पास आम शाम बच्चे नहीं आते हैं, फ्लू नज़ला खांसी वाले मेरे पास नहीं आते, मेरे पास क्रॉनिक इलनेस वाले आते हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक लिस्ट ही होती है, तो मैं उन डॉक्टर में से ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन उसी लिस्ट में से ही बहुत सारी चीज़ें निकल रही होती हैं और उसी में से ही आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि क्या है। इसके बाद आपको बताऊं कि कई दफ़ा ये टेस्ट से ही आपकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही होती है, इसके अलावा नहीं होती। एग्जांपल आपको ले लो, अगर क्रॉनिक डायरियाज़ है, क्रॉनिक अस्थमाज़ हैं, क्रॉनिक एलर्जीज़ हैं, उनकी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका सिर्फ एलर्जी का टेस्ट करा के मेरे पास कोई फ़ायदा नहीं होना है, उसके साथ मुझे थायराइड कराना है। शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली। आई होप नाजरीन को भी इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी और आई होप आप आते रहेंगे हमारे शो में।